So, hi everyone, I am Love Parashar and I hope all are doing good. So, in the last video, I discussed about how we can send the data from controller to view. Now, in this video, we're gonna discuss about how we can send the data from views to controller. Means how can the client send the data from browser to the server. So, किस तरह से हम करेंगे? एक्चुअली लास्ट टाइम जब हमने किया था तो मॉडल के साथ किया था। हम मॉडल एंड व्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मॉडल एंड व्यू भी एक तरीका है जिससे हम कंट्रोलर से डेटा को सेंड कर सकते हैं व्यू के पास। तो मॉडल एंड व्यू कुछ नहीं होता, सिंपल आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक मॉडल एंड व्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल मैं इसी डेटा को यूज करके इसी को यूज करके दिखा सकता हूँ। मॉडल एंड व्यू ये रहा, सिंपल वेब सर्वलेट के अंदर है ही। डबल क्लिक करिएगा, मॉडल ही लिख लिए इसका नाम। लेकिन यहाँ पे जब मॉडल एंड व्यू का हम यूज कर रहे होंगे ना, मॉडल का नहीं, मॉडल एंड व्यू का यूज कर रहे होंगे कंट्रोलर से डेटा भेजने के लिए व्यू के पास, तो हमें एक मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, ना कि एक स्ट्रिंग का। ठीक, तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट, जो कि एक मॉडल है, हमने ले मतलब नाम उसका मॉडल एंड व्यू ही ले लो। चलो तुम इसका नाम कभी कंफ्यूज होगा मॉडल से और मॉडल एंड व्यू से। ठीक, तो हमें रिटर्न करना है। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे स्लैश होम फायर हो तो कंट्रोलर से कुछ डेटा चला जाए, कंट्रोलर से कुछ डेटा जाएगा। लेकिन जो मॉडल एंड व्यू है ना, ये वाला मॉडल एंड व्यू, इसके अंदर दो मेथड है, मॉडल एंड व्यू डॉट डॉट लगाने के बाद आप देख सकते हैं ऐड ऑब्जेक्ट नाम का एक ऐड ऑब्जेक्ट में ना हम की वैल्यू पेयर पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे की वैल्यू है नेम, नेम भेज देता हूँ लव पराशर, जैसे मैंने पहले भेजा था लव ही भेज देता हूँ सिंपल। और लेकिन अब आप कहोगे कि भाई आपने मतलब डेटा को तो सेट कर दिया की वैल्यू फॉर्मेट में, जिसकी की है नेम और मतलब वैल्यू है लव। लेकिन हम यहाँ से हम यहाँ से मॉडल एंड व्यू रिटर्न कर रहे हैं, ना कि रिटर्न कर रहे हैं उस जेएसपी फाइल का नाम जो कि एक्चुअली से रिटर्न करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ठीक, आप उसे रिटर्न नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सेट व्यू का नाम, सेट व्यू करके आप ना सेट व्यू नेम, इस तरह से आप यहाँ पे व्यू का नाम सेट कर सकते हैं कि जिस व्यू मतलब इस कंट्रोलर पर जैसी स्लैश होम फाइल मतलब स्लैश होम की रिक्वेस्ट आएगी, ये कंट्रोलर एक्टिव होगा। इस कंट्रोलर ने क्या करा, इसके अंदर मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाकर इसने एक नेम एंड मतलब नेम एंड वैल्यू पास कर दिया व्यू के पास। लेकिन कौन सा व्यू, वो व्यू भी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। वो व्यू सेट कर सकते हैं क्योंकि हम जैसे स्लैश होम फाइल कर रहे थे तो index.jsp फाइल आ जानी चाहिए थी। तो एक्चुअली इनिशियली हो रहा था कि स्ट्रिंग जैसी पास कर रहे थे इस फंक्शन से, तो हम यहाँ से पास कर रहे थे इंडेक्स मतलब व्यू का नाम। तो यहाँ पे भी हम एक तरीके से व्यू का नाम ही पास कर रहे हैं देखा जाए तो, बट मॉडल एंड व्यू रिटर्न होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसने सेट कर लिया और व्यू रिज़ॉल्वर का काम यही है। व्यू रिज़ॉल्वर इसमें भी सेम ही तरह से काम करेगा। वो देखेगा कि जो मॉडल एंड व्यू के अंदर जो इंडेक्स सेट है, वो मतलब जो मॉडल व्यू के अंदर जो व्यू नेम सेट है वो इंडेक्स है। तो index.jsp को सर्च कर लेगा और रिटर्न कर देगा index.jsp। उसके अंदर कुछ डेटा भर के, वो डेटा क्या भरेंगे हम, बस यहाँ पे से नेम तो हमने ले लिया है, आईडी हटा देते हैं कि इस बार मैंने आईडी नहीं ली, तो आप इसे हटा देते हैं। कंट्रोल एस सेव मारते हैं, दोबारा से चला के देखते हैं। इस टेस्ट कंट्रोलर को भी सेव कर लो, दोबारा से चला लो इसको। कुछ नहीं था, बस सिंपल है कि मॉडल एंड व्यू भी जो काम करता है वो सेम ही काम करता है जैसे मॉडल काम करता है, बस डेटा को भेजने का कंट्रोलर से व्यू के पास। तो यही था अभी तक के लिए। अभी ये रन कर रहा है, तो देखते हैं कि ये रन करता है नहीं करता। रन तो करना चाहिए खैर। ठीक है, सो स्लैश होम की रिक्वेस्ट गई, सो स्लैश होम की रिक्वेस्ट जाती है, आपको दिख गया कि देखो नेम आ गया, index.jsp फाइल आ गई। index.jsp फाइल जहाँ पे नेम जो था वो नेम ये यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे हमने सेट किया था ना नेम, ये रहा नेम जिसकी वैल्यू थी लव। तो हम यहाँ नेम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक, तो काम सेम ही था। तो मैंने बता दिया कि मॉडल एंड व्यू का भी हम यूज़ कर सकते हैं और मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर से व्यू की तरफ डेटा भेजने के लिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो है कि आपको समझाया जाए कि किस तरह से हम व्यू से डेटा भेज सकें, मतलब क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा भेज सकें, व्यू से कंट्रोलर की तरफ डेटा भेज सकें। ठीक है,
तो अब हम चाहते हैं कि इस home.jsp में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स में तो फिर भी हमने डेटा को शो किया था जो कि कंट्रोलर से आ रहा था। अब इस home.jsp के अंदर, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, बस ये प्रिंट कर रहे हैं कि इट्स अ होम पेज। हम चाहते हैं कि एक फॉर्म इसमें बना ले। अब हम बताएं क्या है, किस तरह से डेटा भेजेंगे। डेटा को अगर क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की तरफ जाना है तो आप देखते भी होंगे, अगर क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होती होगी तो फॉर्म फील्ड्स होती होंगी, उसके अंदर इनपुट फील्ड होती होंगी, टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर ईमेल की फॉर्म, मतलब जिस भी फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल आपको एक लॉगिन करना है किसी साइट पे, तो यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल वगैरह मांगता है। या फिर कुछ भी फीडबैक लिखना है तो एक टेक्स्ट एरिया फील्ड होती है जिसके अंदर हम सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और सबमिट बटन को क्लिक कर देते हैं तो डेटा चले जाता है साइट के पास। तो इस तरह का ही कुछ काम हमें यहाँ पे करना है। हमें क्या करना है कि अगर हमें क्लाइंट से, मतलब व्यू से डेटा भेजना है, किसकी तरफ, सर्वर की तरफ। व्यू से डेटा भेजना है कंट्रोलर की तरफ, नॉट सर्वर, कंट्रोलर समझो। व्यू से डेटा भेजना है टू द कंट्रोलर, तो क्या करना होगा, हमें एक फॉर्म बनानी होगी और जिसके अंदर इनपुट टैग होंगे और बटन होगी सबमिट की, जिसके थ्रू हम डेटा को भेज सकेंगे कंट्रोलर के पास। और उसके अंदर फॉर्म के अंदर एक एक्शन भी होगा। एक्शन मतलब एक्शन कंटेन्स द यूआरएल टू विच द रिक्वेस्ट गोस। अगर जैसे ही सबमिट बटन क्लिक होता है, उस फॉर्म को सबमिट हम करना चाहते हैं, तो जिस एक्शन को वो फॉलो करेगी वो एक्शन उसके अंदर लिखा होगा। तो मैं बताता हूँ किस तरह से। आप पहले फॉर्म बनाते हैं, चलो। तो ये रहा एक्शन, ये वाला एक्शन आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे यूआरएल, तो लेट से मैं भी लिख देता हूँ प्रोसेस फॉर्म। ये है यूआरएल का नाम। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोसेस फॉर्म, फॉर्म प्रोसेसिंग इज बेटर थिंग। और एक दो इनपुट टैग लेने हैं, लिख लेते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेट में यूजर नेम और ईमेल की फॉर्मेट में ईमेल। ये भेज देते हैं, नहीं तो पासवर्ड भी भेज सकते हैं, हम 3-4 चीज भेज सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल रख रहे हैं तो सिर्फ 2 चीज भेजते हैं। लेबल लेते हैं, सिंपल काम ये वो HTML वाला आ गया, इसके अंदर फॉर इज इक्वल टू यूजर नेम, यहाँ पे डाल देंगे यूजर नेम। और एक, ताकि नेक्स्ट लाइन में वो इनपुट टैग आए, ब्रेक भी लगा दिया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम। इस नेम की बहुत सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊंगा क्यों। ये नेम, आपको नेम इसका जो एट्रीब्यूट है वो लेना ही पड़ेगा। नेम लिख लिया हमने, यूजर नेम लेट्स से, ठीक। आईडी इज यूजर नेम, अगेन आईडी, जो ये वाली आईडी है वो इस 4 के लिए है, ठीक। और हम प्लेस होल्डर लिख लेते हैं, प्लेस होल्डर में लिख लेते हैं एंटर योर नेम, सॉरी। यहाँ पर भी ब्रेक लगा लेते हैं। लेबल अगली, अब ये लेबल किसके लिए है, ये है ईमेल के लिए। यूजर ईमेल लिख सकते हो या ईमेल लिख सकते हो, बात एक ही है। इनपुट टैग, इसका टाइप ऑफ ईमेल होगा, क्योंकि हमें चाहते हैं दो दो फील्ड बनानी है, एक तो यूजर नेम की और एक ईमेल की, बस। इस नेम का बहुत सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखिएगा। ये जो नेम आप ले रहे हैं ना यहाँ पर, ये एज एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस इनपुट टैग, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। ये वहाँ पे जाकर कंट्रोलर में हम रिक्वेस्ट पैरम का जब यूज करेंगे, जब बताएंगे। आईडी वही ईमेल ले लेते हैं और प्लेस होल्डर यहाँ पे भी ले लेते हैं, एंटर योर ईमेल, एक ब्रेक यहाँ पे लगा लो। और अगला सिंपल एक बटन बना लेते हैं, इसका टाइप सबमिट होगा, नाम भी सबमिट होगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से पहले ये दिखेगा। अगर ये कॉन्टेक्स्ट को रीलोड कर लेता है खुद ही, तो मुझे दोबारा रन करने की जरूरत नहीं होगी सर्वर को। देखते हैं, चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि स्लैश होम को हटा के देखते हैं, क्योंकि स्लैश वाली रिक्वेस्ट पे होम पेज आ रहा था, याद करें। हम्म, स्लैश वाली रिक्वेस्ट पर स्लैश होम, ठीक है। स्लैश वाली रिक्वेस्ट पर होम पेज आ रहा था, दोबारा करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है सर्वर को रन। ने कॉन्टेक्स्ट को रीलोड नहीं किया, सर्वर को रन दोबारा कर लीजिएगा, कोई बात नहीं।
रीस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को। इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं जो दोबारा हमें रीलोड करने पड़ते हैं, एक डायनामिक वेब एप्लीकेशन भी हम बना सकते हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ये होता रहेगा रीलोड अपने आप, जैसे हम चेंजेस करेंगे वो देखेंगे अगली कुछ वीडियोस के अंदर। अभी तो पहले ये देखते हैं कि ये चलता है नहीं चलता। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने होम डॉट जेएसपी के अंदर बनाया था वो फॉर्म कुछ इस तरह से ये रही, यूजर नेम और ईमेल कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अच्छा, ईमेल के नाम के आगे होम डॉट जेएसपी के अंदर ब्रेक लगाया है हमने, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। सेव कंट्रोल एस से और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो ईमेल के नीचे आ गई। तो ये दो फील्ड हैं, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, और सॉरी ईमेल, और एक सबमिट बटन। इसे और अच्छा डिजाइन कर सकते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ लर्निंग के लिए इसे सिंपल रख रहे हैं। डिजाइन भी कर सकते हैं, सेंटर में भी ला सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, एक से दो से ज्यादा फील्ड ले सकते हैं, पासवर्ड भी ले सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर कहीं पे भी लॉगिन करते हैं, तो पासवर्ड इज द की थिंग। तो लेकिन फिर भी हम जस्ट समझ रहे हैं कि डेटा किस तरह से भेजा जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। और फॉर्म अभी इसे मतलब मैं और एडवांस नहीं कर रहा, इसे और एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें नहीं डाल रहा इसके अंदर और स्टाइल नहीं कर रहा। अभी टेस्ट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और हमें देखना है कि किस तरह से, जैसे ही ये फॉर्म प्रोसेसिंग मैंने कहा था, जैसे यहाँ पे कोई भी यूजर सबमिट पर क्लिक करेगा तो इस एक्शन पर रिक्वेस्ट जाएगी, फॉर्म प्रोसेसिंग। इस एक्शन को कॉपी कर लो, टेस्ट कंट्रोलर के अंदर आते हैं और हमें पता है कि जो रिक्वेस्ट आती है उसको मैप कौन करवाता है कंट्रोलर से, वही है। और किस टाइप की रिक्वेस्ट आती है, वो इस टाइप की रिक्वेस्ट जैसे भी यूआरएल फॉर्मेट में आती है उसको मैप करवा देता है ये, पब्लिक स्ट्रिंग हेल्पर फंक्शन का नाम। अब रिटर्न करना है हमें कुछ समथिंग, अभी मैंने सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है। चाहे तो सेम पेज रिटर्न कर सकते हैं इसी को, होम को, चाहे तो कुछ और भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नया एक होम पेज रिटर्न कर दिया। ये लॉगिन नहीं बना रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो सकती है, मतलब किस तरह से डेटा को भेज सकते हैं हम व्यू से कंट्रोलर के पास। लेकिन अभी व्यू से कंट्रोलर की तरफ जाएगा तो कोई एक्सेप्ट भी तो करने वाला होना चाहिए कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर के पास क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट पैरम एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम करके एनोटेशन है, एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम यहाँ पे इसके अ, यहाँ पे जहाँ पे हम आर्गुमेंट लिखते हैं फंक्शन के, वहां पर हमें इसे यूज करना होगा एज एन आर्गुमेंट रिक्वेस्ट पैरम को। रिक्वेस्ट पैरम, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो अपना सजेशन आ जाएगी। रिक्वेस्ट पैरम ये org.springframework.web.bind.annotation के अंदर है, क्लिक कर लीजिए। और इसके अंदर कुछ लिखना होगा हमें। अब ये जो एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम है ना, इसका जो आर्गुमेंट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट का होगा, स्ट्रिंग फॉर्म का होगा। लेकिन वो आर्गुमेंट होगा क्या, वो आर्गुमेंट होगा, आपने ये होम डॉट जेएसपी के अंदर आए, मैंने बताया था कि ये जो नेम एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं ना, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। तो जो भी लेट्स से दो इनपुट फील्ड हैं, दो डेटा जाएंगे, दो टाइप के डेटा जाएंगे, एक तो टेक्स्ट टाइप का, एक ईमेल टाइप का, फ्रॉम द व्यू टू द कंट्रोलर। तो इस टेक्स्ट टाइप का जो फर्स्ट इनपुट है, इस इनपुट टैग है, जो फर्स्ट इनपुट टैग है, इसका जो नेम है, इसकी जो वैल्यू है, इस नेम की जो वैल्यू है यूजर नेम, ये इसे कॉपी कर लो और आओ टेस्ट कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर इसकी जो नेम की जो वैल्यू होगी ना, फर्स्ट इनपुट टैग के नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर जाएगी एज एन आर्गुमेंट इस रिक्वेस्ट पैरम के। ठीक, अब उसको हैंडल करने के लिए मतलब इनने इनपुट डेटा को ले लिया, अब ये पास कर देगा इस डेटा को इस स्ट्रिंग, क्योंकि डेटा है स्ट्रिंग टाइप का, डेटा है स्ट्रिंग टाइप का, डेटा हमेशा स्ट्रिंग टाइप का ही कंसीडर करके चलिएगा। डेटा है स्ट्रिंग टाइप का, फॉर एग्जांपल आप इंटीजर भेज रहे हैं तो इंटीजर टाइप का भी ले सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हैं, लेकिन डेटा है स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग ले लीजिएगा और उसका नाम लिख लीजिएगा नेम, क्योंकि वो असल में यूजर नेम था। तो यूजर नेम लिख लो या नेम लिख लो, मैं यूजर नेम लिख लेता हूँ अगर आपको दिक्कत होती है तो। यूजर नेम और अगला, क्योंकि हमें पता है कि भाई आर्गुमेंट तो 2 होने चाहिए ना। रिक्वेस्ट पैरम क्या कर रहा है, सिंगल इनपुट के डेटा को फैच कर रहा है। पहले वाले इनपुट डेटा को फैच करने के लिए एक रिक्वेस्ट पैरम का यूज हुआ, अब अगले इनपुट डेटा को फैच करने के लिए दूसरा रिक्वेस्ट पैरम यूज होगा। तो अगला रिक्वेस्ट पैरम कोमा लगाकर एज एन नेक्स्ट आर्गुमेंट हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट पैरम। और नेक्स्ट आर्गुमेंट में जो, क्योंकि ये सेकंड इनपुट टैग के डेटा को ले रहा है, तो उसके नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो है ईमेल।
यहाँ पे हम जाके ईमेल लिख देंगे। वो इसकी मतलब इसका एट्रीब्यूट बन जाएगी, इसका आर्गुमेंट बन जाएगी, सॉरी। सो अब ये जो ईमेल आ रही है, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है, इसको भी स्ट्रिंग में लिख लो, स्ट्रिंग ईमेल, ठीक। असलियत में ये होता है क्या है कि रिक्वेस्ट पैरम एक्सेप्ट करता है इस नेम फील्ड वाले डेटा को एंड रिटर्न कर देता है यहाँ पर, जिस भी टाइप का वो होना चाहिए, स्ट्रिंग यूजर नेम। ऐसे ही इसने एक्सेप्ट करा ईमेल को और इसे रिटर्न कर दिया यहाँ पर स्ट्रिंग ईमेल में, ठीक। इतना काम था। अब मैं चाहता हूँ कि हो ये कि जैसे ही बंदे ने यहाँ पर देखिए, जैसे ही इसने कोई यूजर नेम भरा, लेट्स से लव भर देते हैं, और ईमेल डाल दी कुछ भी, लवप्राशा 1503 डाल देते हैं, जैसे ही वो सबमिट पर क्लिक करे तो एक अगला पेज आ जाए जिसके अंदर वो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आ जाए, लव की भी और लवप्राशर की भी, जो उन्हें यहाँ से भेजी है। जब भी तो पता पड़ेगा कि कंट्रोलर पे असलियत में डेटा जा रहा है। यहाँ पे हम कंसोल भी कर सकते हैं, कंसोल भी करा सकते हैं इन यूजर नेम को और ईमेल को, लेकिन वो हमें यहाँ पे दिखेगा या फिर वहीं मतलब कंसोल पे दिखेगा, ना कि दिखेगा वेब पेज पर। तो हम चाहते हैं वेब पेज पर दिखे, तो हम चाहते हैं कि दूसरा पेज रिटर्न कर दें। जैसे ही वो सबमिट पर क्लिक करे, फॉर्म प्रोसेसिंग एक्शन पर लाइक फॉर्म प्रोसेसिंग एक्शन एक्टिव हो और ये वाला कंट्रोल एक्टिव हो, तो चाहे हम चाहते हैं कि भाई अगला पेज आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक अलग पेज बना लेते हैं, होम पेज, अलग पेज बना लेंगे, होम पेज डॉट जेएसपी। यहाँ पर इसी व्यूज फोल्डर के अंदर हमें पता है कि जैसे भी जो भी रिटर्न करता है कंट्रोलर, वो रिटर्न करता है सिर्फ व्यूज फोल्डर के अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं उनका नाम भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में विदाउट जेएसपी डॉट जेएसपी। मतलब अगर होम रिटर्न कर रहा है यहाँ से, इस वाले फर्स्ट कंट्रोलर ने होम रिटर्न करा, तो होम डॉट जेएसपी फाइल के अंदर वो डेटा पड़ा होगा, ठीक। तो इतना अभी तक हमने किया था काम, सिर्फ डेटा को फैच कर लिया रिक्वेस्ट पैरम का यूज करके, और हम सोच रहे हैं कि अगला पेज बनाए और वहां पे ये सारी सारी जो डेटा मतलब हम ले रहे हैं यूजिंग दैट फॉर्म, जो कि होम डॉट जेएसपी फाइल के अंदर पड़ी है, इस फॉर्म से जो डेटा हम ले रहे हैं उसको होम पेज के अंदर शो कर दें। अब सिंपल सा काम है। सबसे लास्ट में ना, हाँ ध्यान रखिएगा, ये जितने भी डेटा आप फैच कर रहे हैं उनको पहले लिखिएगा और मॉडल को बाद में। मॉडल लिख लो। हमें पता है हमने मॉडल एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर हम डेटा को सेट करके भेज सकते हैं व्यू के पास, ताकि वो व्यू के अंदर जाकर हम डिस्प्ले करा सकें यूजर को, ठीक। तो हम इस तरह से लिखेंगे m डॉट एट एट्रीब्यूट। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसके दो आर्गुमेंट होते हैं, एक तो स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग टाइप का तो की होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो वैल्यू होती है। तो हम चाहते हैं कि जो की हो वो यूजर नेम ही हो जाए, ठीक। यूजर नेम हम चाहते हैं कि जो की जाए होम पेज पर वो यूजर नेम जाए, और जो वैल्यू जाए वो ये वाला यूजर नेम चला जाए, ठीक। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे एम डॉट एड एट्रीब्यूट ईमेल, ईमेल ही की जाए और जो वैल्यू जाए वो ये वाला ईमेल, जो कि असलियत में ये जो डेटा आ रहा है ना, डेटा आ रहा है होम डॉट जेएसपी से इस कंट्रोलर के पास, इस फॉर्म प्रोसेसिंग एक्शन का यूज करते हुए, और वो डेटा हमने फैच कर लिया रिक्वेस्ट पैरम से, और वो डेटा पड़ा है स्ट्रिंग यूजर नेम में और स्ट्रिंग ईमेल में, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर और इस वेरिएबल के अंदर। अब हम चाहते हैं इस वेरिएबल को ना सेट कर दें किसके अंदर, मॉडल के अंदर, ताकि जो भी डेटा होगा, जो भी डेटा हमें होम डॉट जेएसपी से आया, वो होम पेज के अंदर चला जाए और उसकी की हो यूजर नेम और ईमेल एज अ की, और जो वैल्यू हो वो जो कि वैल्यूज आई हैं एक्चुअल में, ये यूजर नेम आया था और ये जो ईमेल है ये भी आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी हो गया अपने आप। तो ये ईमेल वो वाला ईमेल है, और ये यूजर नेम जो है ये वाला यूजर नेम है, ठीक। ये जो ईमेल है ये वाली ईमेल है। अब रिटर्न करना है होम पेज, तो व्यूज फोल्डर के अंदर चलते हैं और होम पेज बना लेते हैं, एक जेएसपी फाइल बना लेते हैं, होम पेज डॉट जेएसपी। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, हमें पता है कि जैसे ही डेटा को हमें फैच करना है जेएसपी फाइल के अंदर, तो हम स्क्रिप्टलेट टैग का यूज करेंगे। हालांकि हम और भी अलग चीजें कर सकते हैं, अ, अभी नहीं, एक्सप्रेशन लैंग्वेज भी होती हैं, वो बताऊंगा अगली वीडियोस के अंदर जब मैं आऊँगा अगली वीडियो को लेकर। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि इतना ये टैग हम यूज़ करते हैं जब भी हमें डेटा को फैच करना होता है जेएसपी फाइल के अंदर। तो रिक्वेस्ट डॉट
गेट एट्रीब्यूट मैंने बताया था, और जिसकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो थी की हमने क्या सेट करी है, 2 की सेट करी है, एक तो यूजर नेम और एक ईमेल। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर नेम, और दोनों की दोनों जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं। यूजर नेम यहाँ पे लिख दिया। मैंने बताया टाइप कास्ट करना जरूरी है क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्ट भेजेगा, ये वाला बड़ा ऑब्जेक्ट भेजेगा, तो बड़े से छोटे पे जाना तो टाइप कास्ट करना जरूरी है। स्ट्रिंग ईमेल रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट है एक, तो गेट एट्रीब्यूट यहाँ पे है ईमेल, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, यस ईमेल ही है। तो फैच तो कर लिया इसके थ्रू। अभी इस यूजर नेम को और इस ईमेल को जो मतलब जेएसपी फाइल के अंदर हमने फैच करा है होम डॉट जेएसपी फाइल के अंदर, अब इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करा लेते हैं। हेलो योर नेम इज, अब प्रिंट कराने के लिए एक वेरिएबल को इनसाइड द जेएसपी फाइल हमें क्या करना होता है, ये परसेंटेज इक्वल वाला टैग का यूज करना होता है, बस इतना ध्यान रखिए। अगला पैराग्राफ टैग के अंदर ही बता देते हैं कि आपकी ईमेल ये है, योर ईमेल इज, अगेन परसेंटाइल इक्वल वाला टैग, टैग का नाम था भूल गया मैं, सेम ही है वैसे तो। ये इस तरह से सिंपल हमने चेक ये यहाँ पर प्रिंट करवा दी वैल्यूज। अब देखते हैं कि ये रियल में वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो कंट्रोल एस सेव कर लिया, टेस्ट कंट्रोलर को भी सेव कर लेते हैं, कर तो लिया था खैर हमने फिर भी, चलो यहाँ पे सेव मार रिफ्रेश करते हैं, लव लिखते हैं यूजर नेम को और लव पराशर 150 होती है, सबमिट पे डालते हैं तो हम सबमिट जाएगी। जैसे ही सबमिट पे क्लिक होना चाहिए तो एक होम पेज पर रिटर्न हो जाए ये रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके, तो आई थिंक रिफ्रेश करना ही पड़ेगा मुझे। यहाँ पे फॉर्म स्लैश फॉर्म प्रोसेसिंग और होम डॉट जेएसपी के अंदर फॉर्म प्रोसेसिंग एक्शन लिया था, बटन भी सबमिट का है, तो यहाँ पे तो सब कुछ सही है। फॉर्म प्रोसेसिंग आई थिंक, और यूजर नेम ईमेल ठीक, एम के अंदर एड एट्रीब्यूट, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा रन करके देखते हैं, रीस्टार्ट करके देखते हैं। कभी कभी होता है कि ये कॉन्टेक्स्ट को रीलोड नहीं कर पाता, तो पूरा पूरा वो शो नहीं कर पाता डेटा जो असल में होना चाहिए, जो हम चेंजेस करते हैं वो शो हो ही नहीं पाते, फिर एरर आती है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, कभी कभी नल आ जाता है जैसे हम रिटर्न करते हैं कोई वैल्यूज़ को। लेकिन इनने कुछ ऐसा शो किया कि वो पेज ही नहीं मिल रहा। लेट से वैल्यू भरते हैं कुछ और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आ गया बिल्कुल। ये देखो फॉर्म प्रोसेसिंग, जो जैसे ही हमने क्लिक करा सबमिट पर तो फॉर्म प्रोसेसिंग वाला एक्शन एक्टिव हो गया और रिक्वेस्ट गई उस कंट्रोलर के पास जिसका नाम हेल्पर था, और उसमें रिक्वेस्ट पैराम एट द रेट रिक्वेस्ट पैराम का यूज करते हुए हमने डेटा को फैच कर लिया और मॉडल के अंदर सेट करके उस डेटा को होम पेज पे भेज दिया।